वेलकम टू मिशन योगेंद्र स्टडी। जैसा कि अपना ये चैप्टर जो था संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो यहाँ तक अपना ये चैप्टर हो चुका था, उसके आगे का अपन को देखना था और सीखना था। तो इसको भी अच्छे से जान लेंगे कि इसमें आगे खुद करें खुद सीखें। पुस्तक इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकता है। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है। क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता, यानी कि इसमें पूछ जांच कर फैसला करना होगा। इस लाइन में ये कहा गया है। यदि लोग उससे सहमत हों तो आप इससे और बातें, कक्षा के लिए पिकनिक और यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हों जिन पर पहले मतभेद हो रहा हो, यानी कि पहले विरोध में हो जो व्यक्ति, वो वाली बातें भी की जाएं। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए। इन सभी निर्णयों को कागज़ पर लिख लें और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था, यानी कि पहले मतभेद था। उन मतभेदों को आपने कैसे सुलझाया। क्या इस प्रक्रिया से पूरी कक्षा को कुछ लाभ हुआ। तो ये निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। अब हेडलाइन है अपनी, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों, क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। यानी बुनियादी, जैसे कि अपन खाना पीना खाते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, तो खाना भी ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है, तो ये बुनियादी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही संविधान की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये तक उन्हें बुनियादी बना देती हैं, है ना, बुनियादी बना देती हैं। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन, यानी कि ये नियम कौन बनाएगा। संविधान के मूल नियम यानी कि बुनियादी। आपको का नंबर यानी कि प्रथम नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। यानी कि कई प्रकार के लोग होंगे, जब साथ में नियम बनाएंगे तो आप किस में निर्धारण या किस से खुश होंगे, कौन सा नियम है या किसका नियम माना जाए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अच्छा लगा सकता है, बुरा भी लग सकता है, तो वो नियम ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। तो कौन देता है उत्तर, अपना संविधान ही उत्तर देता है कि ये नियम कौन बनाएगा। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है।
समाज में शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है। यानी कि कहाँ पर कितनी शक्ति होनी चाहिए ये बंटवारा संविधान खुद बता देता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि राजतंत्र क्या होता है। जब राजा का शासन चलता है, राजा महामहिम होते हैं, जो कहते हैं वो होता है, तो ये राजतंत्र कहलाता है। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। यानी कि एक पार्टी जो कहेगा वो करना पड़ेगा भाई, तो है ना, यहाँ पर एक ही पार्टी रूल से कर रही थी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। कौन लेता भाई, जनता लेता है। तो पूरी, जैसे अपने भारत लोकतंत्र देश है तो पूरी जनता डिसीजन लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। ये जो बात है कि जनता तो लेती है, तो लेकिन ये बात कैसे संभव हो, इतना भी सरल नहीं है कि जितना अपन सोच लेते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। ये भी जरूरी जानना है अपन को कि जनता कैसे निर्णय लेती है। तब भी ये अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? यानी कि एक एक व्यक्ति से वोट अगर लिया जाएगा किसी फैसले में तो कितना समय नहीं लगे जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों। ये भी है कि अगर कोई अपना प्रतिनिधि चुनता है तो उनके भी नियम होना चाहिए ना, कि हम प्रतिनिधि को किस बेस से चुन रहे हैं और उनका काम क्या होगा और कितने हों प्रतिनिधि, उनको चुनकर कितने लोग हैं जो फिर नियम निर्धारित कर सकें हमारे लिए। तो ये भी आगे इसी वीडियो में जानते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है, भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगा भाई? संसद, पार्लियामेंट। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, किसको? संसद को, ठीक है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यानी कि कानून जो बना रहे हैं उनको भी कानून के अंदर रखा जाएगा, नहीं तो वो तो मनमाने कानून बनाने लग जाएंगे अपने हिसाब से कि भाई मेरा काम बन जाए और किसी का तो मुझे देखना ही नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसलिए उनके लिए भी एक कानून बनाया जाए। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो इसका ये पैराग्राफ का पढ़ने का मतलब ये एक ही लाइन में स्पष्ट हो जाएगा। संविधान का दूसरा काम, यानी कि संविधान का पहला काम अपन पढ़ चुके थे पहले वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तो ये पॉइंट एग्जाम में
भी लिख सकते हैं कि संविधान के क्या क्या कार्य हैं, तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं, यानी कि उपयोगफुल नहीं है, नॉट यूजफुल। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, यानी कि कानून में जो कानून बनाने वालों ने ऐसे कानून बना दिए कि आपके धर्म का पालन करने से रोक रहे हैं, तो भाई ये तो कोई कानून न कहलाया कि हमें ही रिक्ट एक्शन लग रही है, वैसे कि नॉर्मल चीज़ों में रिक्ट एक्शन लगने लगी है। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह या धर्म या जाति के लोगों को सदैव दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। भाई अपनी सेवा नहीं करने की दूसरे की करिए, तो ये तो कोई बात ना हुई। उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, तो भाई संपत्ति नहीं होगा तो अपन को पूछेगा खिलाएगा कौन भाई। ऐसे नियम बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली। तो ये पहले से बता दिए गए हैं कि ऐसे नियम ना बने जिससे लोगों को परेशानी हो। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। अब मनमाने तरीके से अगर करती होती तो अपन स्वतंत्र ही न रह पाते, है ना, पता नहीं किसको कब ले जाए पुलिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी, यानी कि कोई खास व्यक्ति होगा उसको ही पानी भरने को मिलेगा, और कोई चाहे प्यासा मरने लगे तो कोई बात ना होगी। तो ऐसा भी बेकार है कानून भाई। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित है और अन्यायपूर्ण, यानी कि जिसमें न्याय नहीं है, लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। बिल्कुल है, जब उनके साथ में अन्याय हुआ होगा तो उन्हें ऐसा कानून बना सकते हैं, जैसे कि इस कार्टून बोझ में अपन पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ पर पॉइंटेड नोट्स किया गया है। यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की। उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टून बनाने वाला ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? ऐसा नहीं, कहीं कहीं व्यवस्था अलग हो जाती है। जैसे मान लो ऐसा यहाँ पर हुआ तो जरूरी नहीं है कि सभी जगह ऐसा ही होगा। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर, अपने सिटीजन या नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कि कुछ सीमा बना दी जाए। जैसे अपने भारत की सीमा होती है कि यहाँ से अपना देश है, यहाँ से बाहर जाओगे तो विदेश लग जाएगा या दूसरा देश लग जाएगा, दूसरे देशों को अपन विदेश ही कहते हैं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि वह सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी कि सीमा ऐसी निर्धारित की जाए कि सरकार उनका उल्लंघन न कर पाए। मौलिक तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही करूंगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए। तो ऐसा कार्टून बोल रहा है। तो संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। संविधान है जो सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों
को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है, सरल तरीका कि भाई नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार ना हो भाई तो बड़ी दिक्कत पड़ जाए, खाना पीना भी मुश्किल हो जाए, है ना, स्वतंत्र ही ना रह पाएँ, समानता से ना रह पाएँ, है ना, स्वच्छ पर्यावरण में ना रह पाएँ। तो ये मौलिक अधिकार के अंदर जीवन ही नहीं रहेगा तो ये भी जीवन जीना ही मौलिक अधिकार है। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को दूसरे वाले अध्याय में, कक्षा 11वीं के चैप्टर 2 में। को स्पष्ट कर दिया जाए, कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके, यानी कि मौलिक अधिकार ऐसे बनाने के बाद उनका उल्लंघन न किया जाए। नहीं तो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि मूल अधिकार तो दे दिए लेकिन मानना किसी को नहीं है कि भाई मूल अधिकार भी इनको दिए गए हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, यानी कि कोई संविधान में किसी प्रकार से लिखा है, किसी ने कम लिखा है, किसी ने ज़्यादा लिखा है ना, देश बाई देश। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरे देश में ऐसा संविधान बना हुआ तो वैसे ही हमको भी दिए जाएं। हो सकता है कि उसमें संशोधन पार्लियामेंट द्वारा कर दिया जाए, बिल विधेयक लाकर, पर लेकिन जब ही होगा जब संसद उसमें रूल बना देगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि दूसरे देश में ऐसा हो रहा तो हमें भी ऐसा स्वतंत्रता या अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार पाए जाते हैं और होना भी चाहिए, नहीं तो जीना कठिन हो जाएगा भाई नागरिकों को माने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आनन बानन में पुलिस आई या किसी ने हमें गिरफ्तार करवा लिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये इतनी स्वतंत्रता दे रखी है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है कि सरकार का मन हो तो हमें गिरफ्तार कर ले, तो ऐसा नहीं करेगी सरकार के उसका मन हुआ सरकार का तो हमें गिरफ्तार करवा ले। ये मूलभूत सीमा है। नागरिकों को समानता कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है। मौलिक स्वतंत्रताओं में आ जाएगा भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि तुम जो भी बोल रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बेकार लगे। बेकार लगने का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करने लगो या कुछ ऐसा बोल दो कि उसे खराब लगे। हाँ, किसी के विरोध में बोलोगे लेकिन उचित बात बोलना, ये है भाषण करना। ऐसा भाषण नहीं देना कि मतलब गाली गलौज टाइप का करना, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी रिटेंशन लगने लगती है। अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो आपके मन में है उसको अच्छी तरह से काम कर पाना। अब ऐसा नहीं कि उदंडता वाला कार्य किया जाए, उदंडता वाला नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर मतलब कि दूसरे का मतलब रिटेंशन लगने लगती है और फिर ज़्यादा बड़ा जैसे क्राइम टाइप का कर दोगे तो फिर जेल वगैरह होने लगती है। तो फिर ये आपके मौलिक अधिकार कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। फिर अगर आप सीमा को लांघते हैं तो आपकी जो सीमा बनाई गई है उससे फिर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर जो क्राइम के अंतर्गत आएगा। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि समूह बनाने की स्वतंत्रता भी आपको दी हुई है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में जब भी राष्ट्रीय आपत्ति होगी उसमें ये अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों पर उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्तियां का वितरण और सरकार की शक्तियां का प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है,
एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके। समाज की आकांक्षा ये कि मतलब भैया जो भी है मुझे ऐसा, जो भी पब्लिक की होती हैं आकांक्षाएं, उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके, यानी कि व्यक्त कर सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार यानी कि अनेक प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है कि उन पर प्रतिबंध लगा दिए तो सब कुछ सही हो गया, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। यानी कि सरकार भी शक्तिशाली होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लोगों के हिसाब से काम करे, है ना। और जहाँ पर मतलब दबना हो दबना चाहिए, जहाँ पर कड़क होना हो तो कड़क होना चाहिए, ऐसा शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। अब ये कार्टून बूझ में देखते हैं अपन इसमें क्या दिखाया गया है। संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू जी, ये चित्र में है नेहरू जी दिए हुए हैं, को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलित करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? उदाहरण के लिए भारत की क्या आकांक्षा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, यानी कि जाति के हिसाब से किसी को रोक टोक ना हो कि तुम्हारी जाति ये है वो है तो आपको नहीं यहाँ पर आने दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। तो इतना ताकतवर सरकार को होना चाहिए कि अपने हिसाब से फैसले ले सके। हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। यहाँ पर रंग भेद की नीति चली हुई थी, जिसने किसके नेतृत्व में? तो नेल्सन मंडेला जी के। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। आकांक्षा क्या क्या होती हैं लोगों की, वो पिटारा है, उसमें रखा गया है संविधान के अंदर। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित, यानी कि शिक्षा भी दी जाए, यानी कि लोग अनपढ़ बने रहें, आप उनको उल्लू बनाते रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये मैंने शब्द अटपटा बोल दिया पे, लेकिन ये बात हकीकत ही है। जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। क्योंकि पहले ऐसे दिक्कत होती थी अंग्रेज़ों के द्वारा कि आपको काम को जो बोल दिया जाता था वो करना पड़ता था, जिससे उनकी ये आकांक्षाएं रहती थी ब्रिटिश सरकार की कि भाई नील की खेती की जाए, क्योंकि उनको नील की खेती में फ़ायदा होता था। तो भारतीयों से नील की खेती ज़्यादा करवाते थे, उनका मन नहीं होता तब भी नील की खेती करवा लेते थे वो लोग। तो ये औपनिवेशिक काल था वो। भारतीय संविधान सरकार को वह समर्थ प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याण, यानी कि पॉजिटिव लोक कल्याण कदम उठा सके, यानी कि भलाई कर सकें, जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी समर्थ प्रदान करने वाले
प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावना, ये उद्देश्य, प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये वाली अगला वीडियो इसका अकेले बनाकर डाल दूंगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि सब प्रस्तावना क्या है, क्यों लाई गई, ये संविधान का अंग है या नहीं है। तो ये सारा वीडियो बनाकर एक फॉर्मेट बना के डाल दूंगा। वे संविधान के माध्यम अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में और अच्छे से इसी का आगे का चैप्टर देखेंगे। तो सुनते रहिए और सीखते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।